एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जब इसके बाद मेरी जब शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मेरे बच्चों से कोई सवाल करेगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा मेरे पापा 10th पास है। तो मुझे लगा काफ़ी शर्मिंदगी होगी बच्चों को। बोर्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ। उसमें करप्शन है, घोटाला हुआ है, पब्लिक को जितना फायदा मिलना चाहिए नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ। तो मीडिया साहब हमसे एक बात बोले कि आप ये बताइए कि जब अगला आदमी इतना गलत है तो बार बार जीत के क्यों आता है। मुझे लगा कि नहीं, अब जो है यहाँ आदमी पैदा करना पड़ेगा कि अगर कोई सवाल करे तो जवाब देने वाला खड़ा हो। चर्चा है, इमरान बरतबड़ी का चर्चा है। अगर हम चर्चा किए रहते रहमान साहब का, हम चर्चा किए रहते एजाज अहमद का, हम चर्चा किए रहते मंसूर अहमद शाही का, तो यकीनन हमारे बीच बढ़िया बेस्ट लीडर पैदा होता। और मेरा इरादा है कि 2031 में जो है मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी अपने आप को उस लायक नहीं समझता। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी, वो उनके अंदर आप उनका स्पीच सुनते होंगे। सुनता हूँ। हाँ, वो जात पात वाला कोई बात ही नहीं है, जो है वो है। हाँ, ये तो बात किसी भी आप नॉन मुस्लिम से पूछिएगा कि अश्विन वैसी किसका नेता है, तो कहेगा मुसलमानों को नेता है, और मुसलमान जो उसको बीटी मानता है। समुदाय के लोग आज भी, उनके समुदाय के लोग आज भी बहुत देश के अंदर पीछे हैं, एकदम पीछे हैं। तो फिर ये कैसे कर सकते हैं कि रिजर्वेशन देकर इन्होंने गलत किया? नहीं, गलत कहीं से नहीं है, गलत नहीं, कहीं गलत नहीं है। मतलब है कि सोशल वर्क करने के लिए क्या बैकग्राउंड का स्ट्रांग होना जरूरी है क्या? क्योंकि आपने किया है सोशल वर्क थोड़ा सा। नहीं, बैकग्राउंड का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पेशेंस का होना जरूरी है। सोशल वर्क देवराज की, पहले बताइए, देवराज की राजनीति से सहमत है कि नहीं? नहीं, तो सिर्फ पॉलिटिशियन के एक काम नहीं है कि रोड बना देना, सड़क बना देना, नाली बनवा देना, इंदिरा आवास दिलवा देना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन का एक यही काम नहीं है। वो तो आपको करना ही करना है। नेल्सन मंडेला के जीवन पढ़िए, महात्मा गांधी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़िए, हमारे नबी के जीवन, किसके जीवन में परेशानियां नहीं आई? सबके जीवन में परेशानी है। क्या उन्होंने अपना जो मिशन था, जो विजन था, वो छोड़ दिया? ना, नहीं छोड़ा। यही चीज है। क्या वजह है कि सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, भगत सिंह, अबुल कलाम आजाद, जय नारायण, ये सब का, बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के बाद आज के जनरेशन में कहीं नहीं किसी का मूर्ति लग रहा है। मैं देखिए, मैं यही माहौल बदलने का जो है पिछले 10-15 साल में कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि लोकल चुनाव जो है निजी संबंधों से जीता जाता है, और बड़ा इलेक्शन जो है पार्टी की हवाओं पर जीता जाता है। यानी आप लोकल चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बस लंबा चौड़ा खानदान होना चाहिए। इस चीज़ को ख़त्म करना है। प्लस मैं यहाँ के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो पंचायत में एक टूर्नामेंट जो होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, और उस टूर्नामेंट का अगर आयोजन आपको करने का शौक है तो बराए मेहरबानी इन दोनों नामों से करें, ताकि बच्चे सुने ये लोग कौन है। हाँ, जैसे यहाँ पे अभी देखिए, जैसे अब मैं स्कूलों में जाता हूँ, जो लड़कियों को मेडल पहनाया जाता है, तो कोचिंग वाले भी डरते हैं, स्कूल वाले भी डरते हैं कि उसको मेडल हाथ में ही दे दिया जाए। माहौल नहीं इस तरह का, माहौल नहीं है सच में। जबकि वो लड़की आगे जाकर पता ना कितना बड़ा बड़ा स्टेज को उसको शेयर करना है, कोई नहीं जानता है। फिर वो कहाँ, तो इसका मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपकी बच्ची आगे जाए, वहाँ तो आप नहीं रोक पाइएगा। हमारा ये नदी है, और इस पे परमानेंट काम अभी तक मतलब हुआ ही नहीं। बस आता है, बाढ़ दिखता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है ये मुद्दा। क्या इस पे कोई मतलब आपने सुना होगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। 2014 से पहले देश में जो है ना, जो हमारे हिंदू भाई थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे, और मुसलमान भाई जो ना उस सोए हुए थे किसी भी फील्ड में। लेकिन 2014 के बाद आई है तो मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया हर फील्ड में, और हिंदू भाई हमारे कहीं ना कहीं पीछे। जामिया के लोग कोशिश कर रहे थे करने के लिए कि नहीं मुसलमानों के लिए स्पेशल है, तो आज जामिया ने जवाब दे दिया है। आईएएस ऑफिसर जो मतलब आईएएस का जो यूपीएससी का एग्जाम जो हुआ था, और उसमें 32 बच्चे इस बार सिलेक्शन हुए थे, उसमें से 21 बच्चे तो हिंदू हैं। वो तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से तुलना कर रहे हैं, सरासर गलत है। गलत है। सब मुसलमान सर सैयद अहमद खान को कहाँ जानता है? नहीं जानता। सब मुसलमान तो एएमयू को भी नहीं जानता है, अलीगढ़ को भी नहीं जानता है। ये नहीं कर रहा हूँ कि अफसराई को चुनो, चाहे नहीं ना, मैं तो कभी नहीं चाहता। आप एक अच्छा नेता को चुनो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आप कहते हो ना कि मतलब कि नहीं, आप मेरा स्पीच उठा के देखिएगा। 2014 से मैं चुनाव, मैंने कभी नहीं कहा कि आप हमको चुनो। लीडर, सबसे बेस्ट लीडर आप किसको मानते हैं जो अभी तक मतलब अभी तक चलते आ रहे हैं? मेरी नजर में तो यहाँ पे कोई लीडर अभी है ही नहीं। मैंने आपके एक वीडियो देखा था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप उस वीडियो में कहे थे कि शायद हम उनका नाम भी कहिएगा तो ले सकते। एकदम लीजिए, एकदम लीजिए। हम वो शख्स थे इम्तियाज मुखिया साहब, जब उनका इंतकाल हुआ था तो आप कहीं पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके। तो हेलो, मैं हूँ आपका समीम अहमद उस्मानी, और आज एक लंबे समय के बाद जो है एक नया सेशन एज ए पॉडकास्ट के तौर पे
करने जा रहे हैं। ये आप पहले से जानते होंगे कि ये जो है अफसर राही साहब जो सोशल वर्कर से लेकर के आपका एज मीडिया तक का सफर, एज पॉलिटिक्स में जो आपका अनुभव है वो सबको थोड़ा सा सफर जो है पब्लिक के सामने थोड़ा सा रूबरू कराएं। तो इसके तौर पे हम लोग जो है आज एक छोटी सी पॉडकास्ट के तौर पे बैठे हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप जो है अपना जर्नी जो सफर है रहा है यहाँ तक का, जो आपने सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जो है हमारे गांव के लोगों के लिए आपने जो सफर तय किया, उसके बारे में थोड़ा सा अपना जर्नी थोड़ा सा शुरू से लेकर अब तक थोड़ा सा अपना बताएं हमें। सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया, और आपको भी दिल से शुक्रिया कि आपने एक बार मेरे बुलाने से आपने जो है लब्बैक कहा, इसके लिए भी शुक्रिया आपका। तो बहुत शॉर्ट में आपको बता देता हूँ मैं जी कि मेरी स्कूलिंग जो है बाहर से हुई है। जी बेतिया मिशन स्कूल से मैं 1st to 5th वहाँ तक पढ़ा। 6th to 10th मैं AMU। 10th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दिया था, एक्चुअली मेरा पढ़ने में दिल नहीं लग रहा था। अच्छा। 4-5 साल मेरा स्टडी गैप रहा। लेकिन फिर एक दिन मुझे लगा कि नहीं, बिना पढ़े जो है काम चलने वाला नहीं है। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जब इसके बाद मेरी जब शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, तो फिर मेरे बच्चों से कोई सवाल करेगा कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो बच्चों का जवाब होगा मेरे पापा 10th पास है। तो मुझे लगा काफ़ी शर्मिंदगी होगी बच्चों को, तो मुझे लगा नहीं, पढ़ना चाहिए, कुछ ना कुछ डिग्री हासिल करना चाहिए ताकि बच्चों से कोई सवाल पूछे कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस ना हो। हाँ, इस सवाल का जवाब बच्चे दे सकें कि मेरे पापा ये करते हैं। मैंने सिर्फ उसके लिए जो है अपनी पढ़ाई को जो है दोबारा कंटिन्यू किया। फिर मैं जामिया से डिप्लोमा किया कंप्यूटर साइंस से। कब की बात है, कौन सी? ये 2004 में मैं एडमिशन लिया, 2008 पास आउट है मेरा। अच्छा। और मेरा ओवरऑल डिप्लोमा जो है 74% मार्क्स है। तो मैं पढ़ाई के टाइम में जॉब भी किया हूँ जी। हाँ, 2 साल मैं गुजरात भी रहा, वहाँ भी जॉब किया। अच्छा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगा कि नहीं, जॉब जो है मेरे लिए बेटर नहीं है। क्योंकि आप अगर इतिहास पढ़िएगा तो बाबा भीमराव अंबेडकर जो है बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र के दाता थे वो। लेकिन उन्होंने अपना वो फील्ड छोड़ के जो है संविधान पे फोकस किया। उनको लगा कि अगर हम इस फील्ड में रहते हैं तो अपने समाज का भलाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपना वो फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड पे जो है काम करना शुरू जाना चाहिए। क्योंकि जो है अगर एक समाज में शिक्षित लोग को जरूरत पड़ती है बदलाव के लिए तो वही लोग जाते हैं। और जैसे आपने एग्जांपल दिया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, उन्हें लगा था कि अगर हम नहीं बदलेंगे तो फिर सिस्टम को कौन बदलेगा। बस वही रीजन रहा कि मैं जो है जॉब छोड़ के जो है पॉलिटिकल फील्ड में आया। अच्छा, पॉलिटिक्स फील्ड में आप कब एंट्री किए थे यार, अगर कुछ मैं आइडिया? करीब गांव के पॉलिटिक्स में मैं ऐसे तो 2001 से ही मैं था, 2001 से ही एक्टिव था। उस टाइम मैं झंडा उठाता था, किसी नेता था। लेकिन रियल कहिए मैं पूरी तरह से जो है 2014 में जो है पूरा अपना लाइफ दिया। हाँ, एकदम 2014 से जो मैं एक्टिव हूँ। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ से आपसे स्टार्ट करेंगे कि जो है कहीं ना कहीं जो है आपने मीडिया के अंदर काम किया है, तो इसको हम लोग एज ए सोशल वर्क के हिसाब से देखें, मीडिया के अंदर में जाना, एज ए मीडिया का काम करना, या इसको एक कैरियर अपॉर्चुनिटी की तरीके से देखें या सोशल वर्क की तरीके? बहुत लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा कभी इस पर फोकस ही नहीं रहा कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो या ना हो। मैं उस पर ये मैं काम ही नहीं किया। सोशल मीडिया से जुड़ने का सिर्फ एक ही मकसद रहा कि अपनी बात आसानी से जो है जनता तक पहुंचा देना। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो जनता तक जो है आसानी से पहुंच जाए। और जहां समाज में कमी है उस आवाज को उठाना और जनता को जागरूक करना मेरा मकसद रहा है कभी सोशल मीडिया से। आप देखे होंगे मैं कभी भी किसी भी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता, चाहे वो किसी पार्टी का हो, गलत है तो गलत है। तो आपसे जब बात कर रहा हूँ तो मुझे एक बात याद आ गया। ये हमारे ही पंचायत की बात है, चांदनी चौक का जी। ईयर तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि कौन से साल की बात है, लेकिन वही हमको लगता है 2017-18 की बात होगी है, या 20 भी हो सकता है, मैं करेक्ट नहीं कर सकता कि ये कब का है। मैं वीडियो साहब को तेलपुर में बुला के लाया था। एक्चुअली वहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम था और नाली काम था, वो बहुत ही 2 नंबर का काम हो रहा था वहाँ पे। तो वीडियो को मैं आवेदन दे दिया था कि काम यहाँ जेन्युइन नहीं हो रहा है, तो वीडियो साहब आए थे। तो वहाँ पूछे कि ये बताइए कि आप सिर्फ आप ही क्यों बोल रहे हैं कि काम गलत हो रहा है। मैं कहा आप किसी से पूछ लीजिए। तो उन्होंने जब सवाल किया लोगों से तो कोई जवाब दिया नहीं, कोई जवाब नहीं दिया।
तो मीडिया साहब हमसे एक बात बोले कि आप ये बताइए कि जब अगला आदमी इतना गलत है तो बार बार जीत के क्यों आता है। मुझे लगा कि नहीं, अब जो है यहाँ आदमी पैदा करना पड़ेगा कि अगर कोई सवाल करे तो जवाब देने वाला खड़ा हो। हाँ, जवाब देने का हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोग नहीं समझता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत मुझे खुशी होती है कि आज हर जगह आदमी जो है, आप किसी से भी कोई सवाल करिएगा तो वो जवाब दे देगा। मेरे लिए यही बहुत बड़ा कामयाबी है। लोगों को सबसे बड़ी ये समझना होगा कि हमारा अधिकार संविधान दिया है, हम उसका यूज नहीं करते हैं। क्योंकि हम शिक्षित तो हो जाते हैं, पढ़ तो लेते हैं, लेकिन जो हमारा बुनियादी हक है, जो फंडामेंटल राइट्स हमारा है, उस फंडामेंटल राइट्स का हम सही यूज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम अंदर से एक डर रहता है ना कि हमारे घर वाले क्या कहेंगे, हमारे अपने लोग नाराज हो जाएंगे, तो फिर हम फंडामेंटल राइट्स का एक्चुअली हम यूज नहीं कर रहे हैं। दिस माहौल के ऊपर भी डिपेंड करता है और आपके दिमाग के भी ऊपर डिपेंड करता है कि आप किधर जा रहे हैं। जिस सोहबत में रहिएगा, जिस सोसाइटी में रहिएगा, उसी तरह से आप निकल के आइएगा। मिसाल के तौर पे कि आप 5 मिनट के लिए कोयले खान में चले जाइए, आप वहां पे कुछ भी टच मत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट अपना समय वहां इन्वेस्ट कीजिए और फिर आप बाहर निकल के आइए, आपके बॉडी पे कहीं ना कहीं राख नजर आ जाएगा। ठीक, आप इतर की फैक्ट्री में, खुशबू की फैक्ट्री में जाइए, कोई सामान आपको टच नहीं करना है, सिर्फ 5 मिनट आप समय वहां दीजिए और फिर बाहर निकल के आइए, यकीनन आपके बदन से खुशबू आएगी। तो माहौल बनाना पड़ता है, आप जैसा माहौल बनाइएगा रिजल्ट वैसा आएगा। क्योंकि हम लोग देवराज के हैं, तो आप देवराज में उठा के नजर जब उठाइएगा तो यहाँ अभी कोई ऐसा लीडर नहीं है जो आपकी बातों को जो है उठाए, आपकी समस्याओं को जो उठाए, अधिकारी तक पहुंचाए, कोई ऐसा लीडर नहीं है। जबकि यहाँ टैलेंट है, ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। देवराज से सबसे बड़ा नेता जो है अब तक रहमान साहब पैदा हुए, एजाज नेता थे, मंसूर अहमद शाही जी थे। ये 3 नाम जो है बहुत फेम नाम है जी, हमने सुना है, हमने देखा। हाँ, आपने देखा नहीं, लेकिन हमने देखा है क्योंकि मेरा एज ही बहुत हो गया, 47 का हो गया हूँ मैं। हमने नामे सुनी है। हाँ, मेरा एज 47 हो गया, लोग अभी बहुत लोग हमको बच्चा ही समझता है। तो जो क्वालिटी रहमान साहब के अंदर थी, जो क्वालिटी एजाज नेता के अंदर थी, जो क्वालिटी मंसूर अहमद शाही के अंदर थी, यकीनन उस टैलेंट का उस दौर का कोई नेता नहीं था। ये रहमान साहब की एक आवाज पे पूरा देवराज बेतिया निकल गया था। अच्छा, एजाज नेता जो यहाँ जितना रोजगार दिए हैं कोई नेता नहीं दिया। लेकिन हुआ क्या, उसके बाद इनका नाम मिट गया, कोई चर्चा करने वाला नहीं था। पर क्या बोलते हैं, प्रतापगढ़ जाइएगा यूपी में, जहाँ से इमरान प्रतापगढ़ जाते हैं, प्रतापगढ़ इतना फेमस हो गया इमरान प्रतापगढ़ की वजह से कि वहां लगता है एक शायर का फैक्ट्री है। बिल्कुल है कि नहीं है? हाँ, वहाँ बच्चा बच्चा शायर है। क्या है, माहौल है, चर्चा है। इमरान प्रतापगढ़ी का चर्चा है। अगर हम चर्चा किए रहते रहमान साहब का, हम चर्चा किए रहते एजाज अहमद का, हम चर्चा किए रहते मंसूर अहमद शाही का, तो यकीनन हमारे बीच बढ़िया बेस्ट लीडर पैदा होता। और आज उसकी कमी महसूस, एकदम कमी है। अभी कोई मुद्दा हो जाए, आप देखते हैं ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता है तो आदमी दौड़ता रहता है। एक ट्रांसफार्मर लगाने में 3 दिन लग जाता है, जबकि 24 घंटे में लग जाना चाहिए। हम कहीं से सुने थे कि जो देवराज है वो मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, और बहुत दुख की बात होती है कि इतने बहुलक क्षेत्र में मुसलमानों की आबादी में एक इनका खुद का कोई लीडर नहीं है। तो कोई लीडर नहीं है। ये शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है, शर्म की बात है हमें, क्योंकि हमने वैसा अपना लीडर को नहीं बनाया। अगर आज हमारे पास कोई ऐसा लीडर होता, चाहे वो विधायक के तौर पे चाहे कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आज हक और हकूक के लिए आवाज उठाने के लिए हमारे सामने खड़े दिखाई देते। लेकिन आज हम जब दूर दूर तक खड़े होकर दिखते हैं कि हमारी रहनुमाई करने के लिए कोई है कि नहीं है, तो हमें कोई दिखाई नहीं देता है, हमें महसूस होता है। देखिए, आपको इसको एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा। आप एक ये बनाइए, क्या बोलते हैं, मोबाइल ही ले लीजिए, बढ़िया मोबाइल बना लीजिए। चलिए, उस मोबाइल की कीमत 1.5 लाख 2 लाख रुपया है और एक से एक फंक्शन है उसमें। लेकिन ये बताइए, अगर उसमें स्पीकर नहीं तो मोबाइल किसी काम का है? नहीं, किसी काम का नहीं है वो फिर वो समझिए कचरा है, कचरा का डब्बा समझिए उसको। लेकिन अगर मोबाइल 5 रुपए का है लेकिन स्पीकर उससे बात होती है, समझिए मोबाइल काम का है। ठीक वैसे ही आप कितना भी स्ट्रांग हो जाए, कितना भी पैसा हो जाए, लेकिन अब अगर आप आज के दौर में पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं है, इट्स मीन्स आप जो है नथिंग, कुछ भी नहीं। तो पॉलिटिकली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। देवराज के लोग बहुत नाम कमा लिए, देवराज के लोग बहुत पैसा कमा लिए, बहुत विदेश जाकर के आपने मतलब कि अपने बैंक बैलेंस बनाए।
थोड़ा सा अब जरूरत है आपको कि आप जो है थोड़ा सा आप सोशल वर्क की तरफ आइए, और आप जो है सोशल वर्क करने की मेरा मुराद ये है कि आप सोसाइटी के अंदर रह करके वो काम करिए और एक पहचान बनाइए, आप अपने लीडर्स को बनाइए। कहीं ना कहीं आज जरूरत है उसमें से 5% 10% जो भी लोग और सोसाइटी में रह करके अगर वो चाहेंगे रहकर काम करने के लिए, तो आज हमारे बीच बहुत बड़े बड़े लीडर यहाँ से निकल सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में। एकदम निकल सकते हैं। उनको थोड़ा सा उधर से रुख बदल करके थोड़ा इधर आने की जरूरत है। अगर जिनके घर में 5 बच्चे हैं, बिल्कुल जाइए विदेश कमाने के लिए, 2-3 जाइए, 1-2 को आप यही सोसाइटी में रह करके उनको कोशिश करिए कि या तो सिविल सर्विस या डॉक्टर वाला फील्ड है या कोई सा भी फील्ड है, या आप पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए नौजवान। एकदम आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए, बहुत जरूरी है। वो कहा जाता है ना कि एक डिस्ट्रिक्ट चलाने वाला जो है एक IAS ऑफिसर एक UPSC के एग्जाम देकर के आता है, लेकिन देश को चलाने वाला एक राजनेता नहीं है वो, क्योंकि बिना पढ़े लिखे भी आज हम उनको चुन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम तो जो सिस्टम पूरा चला रहा है वो तो राजनीतिक में ही जाकर राजनीति में। हाँ, तो अभी आज के देश में क्या है, हिंदुस्तान में अगर कुछ भी डिसाइड हो रहा है, आप अभी हमारा एक छोटा भाई है, कल परसों स्पीच भी दिया था, बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर कुछ भी अगर डिसाइड हो रहा है तो पॉलिटिशियन ही कर रहा है। आपको क्या खाना है, क्या पढ़ना है, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, क्या पढ़ना है, कितना फीस होगा, सब एक पॉलिटिशियन ही डिसाइड करता है। तो पॉलिटिक्स में आना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स ही सिस्टम चला रही है। हाँ, सिस्टम, पूरा सिस्टम को पॉलिटिक्स ही चला रहा है। इसमें अगर नौजवान नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, तो फिर जो है कहीं ना कहीं ये चीजें जो है हमारे लिए नुकसान दे सकती है। अब बहुत लोग पॉलिटिक्स को जीत हार की वजह से देखते हैं कि आप जीत गए तो आप पॉलिटिशियन है, हार गए तो आप पॉलिटिशियन नहीं है। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता। हम तो यही कहते हैं कि महात्मा गांधी जो है स्पिरिचुअल लीडर थे, नॉट अ पॉलिटिशियन। ठीक है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल लीडर जैसे समझ करके तब इस फील्ड में आना चाहिए कि अगर हम अपने लिए कुर्सी के लिए नहीं काम कर रहे तो समाज के सर्विस के लिए हम काम कर रहे हैं। वही तो इस देश का तो इतिहास ही रहा है कि जितने इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी रहे कभी वो चुनाव नहीं जीते। मनमोहन सिंह, अबुल कलाम आजाद, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, कई नाम है। अगर नाम लेने लगूं तो कई फहरिस्त है। तो इससे आप उनको नहीं रख सकते ना। लेकिन वो क्या है ना, जुगनू को चमकने से कोई नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप चमकिएगा ही। चलिए, अच्छा एक सवाल और बनता है यहाँ पे कि आपने तो बता दिया कि हम राजनीति में क्यों आए, क्या रीजन था, लेकिन आपको मैं देखा हूँ कि आप जितना भी अभी तक राजनीतिक किए, अभी एक पंचायत लेवल पर आकर किया, क्या आगे जाने का कोई लेवल का प्लानिंग है कि हमें जो है अब यहाँ से निकल करके ऊपर तक जाना चाहिए? क्योंकि आदमी को एक सीमित में नहीं रहना। हाँ, सीमित में नहीं रहना है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश, मंजिल तलाश कर, दरिया तो समुद्र तलाश कर। तो वही चीज है कि अगर हमारा ये मंजिल मिल गया है तो फिर आगे भी हमें तलाश करना चाहिए कि हमें ऊपर लेवल से काम करना होगा। तो क्या आपके अंदर अभी कोई ऐसा प्लानिंग हो कि नहीं मुझे यहाँ से उठ करके और ऊपर लेवल की राजनीति में मुझे? हाँ, नहीं, मुझे लोकल पॉलिटिक्स से आगे निकलना है और मेरा इरादा है कि 2031 में जो है मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि मैं अभी अपने आप को उस लायक नहीं समझता, लेकिन जो है मैं तैयारी कर रहा हूँ उस हिसाब से कि हो सकता है कि 2031 तक जो है मैं हो जाऊँ जिला परिषद चुनाव लड़ने वाला है। तो अगर हो जाऊंगा, उतना मेरा ये हो जाएगा, तो मैं 2031 में जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा। मान के चलिए जो सर्विस एक गांव को मुखिया पहुंचा सकता है उससे कई ज्यादा गुना जो है एक विधायक पहुंचा सकता है। जी। क्योंकि उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है हमारे खिदमत करने की। तो ऊपर लेकर जाकर करेंगे तो हमारे पास जनता के लिए ज्यादा मौका मिलेगा। तो हम उनको लाकर फिर ज्यादा से ज्यादा कोई अलग अलग तरीके से उनको हम खिदमत करेंगे। इसीलिए ऊपर लेवल की राजनीति में बात कर रहा था यहाँ पे। हाँ ना, आगे बढ़ना है, आगे निकलना है यहाँ से, इस दलदल से निकलना है, आगे जाना है। अभी देख रहा हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि आगे निकलना है, और अभी आपने वो मोबाइल पे स्टिकर भी लगाए हुए हैं थोड़ा सा। हाँ, जनसुराज पार्टी का। तो ये पार्टी जैसे आप देख रहा हूँ कि आप उसमें एक्टिव बहुत ज्यादा है, सक्रिय है उसमें। तो वही पार्टी आपने क्यों देखा कि मेरे लिए सबसे ज्यादा ये लग रहा है कि मुझे इसको सपोर्ट करना चाहिए? खूबी ये है कि सबसे पहले जो है जिस पार्टी से हम जुटे हैं उस पार्टी में आपको आजादी है। आप कहीं भी अपनी बात रख सकते हैं, आप बंधे हुए नहीं हैं। ये नहीं कि हम पार्टी से जुड़े हैं तो अब सिर्फ जो पार्टी जो कहेगा वही कहना है। हम पार्टी के हट के भी अपनी बात कह सकते हैं। दूसरा बात यह है कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी, वो उनके अंदर आप उनका स्पीच सुनते होंगे। सुनता हूँ। हाँ, वो जात पात वाला कोई बात ही नहीं है, जो है वो है। ये नहीं कि हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सबको साथ लेके चलने वाली बात है। उनका साफ कहना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप राजनीति करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। और टिकट का भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि टिकट उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा, जो जनता के बीच में रहेगा। जो जनता के बीच में रहेगा। समीम भाई, आपको एक बात बता दूं कि बहुत बच्चा है जिसके अंदर पॉलिटिक्स का गुण भरा हुआ है, एकदम परफेक्ट है पॉलिटिक्स के लिए।
लेकिन कहीं ना कहीं पैसे की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो बेचारा पॉलिटिक्स नहीं कर पाता। इस पार्टी में वो सहूलियत है, पार्टी पैसा देगी, पैसा पार्टी देगी। पार्टी का साफ कहना है कि आप 30 दिन अपना काम कीजिए, 1 दिन हमारा काम कीजिए। वो लोकल लेवल पर भी चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो पैसा खर्चा जो है वो पार्टी करेगी। तो इससे बढ़िया तो हमको नहीं लगता कोई अपॉर्चुनिटी है किसी के लिए। ये कह सकते हैं क्या, जो आप बोल रहे हैं कि हमें ऊपर लेवल की राजनीति करनी है तो इसी पार्टी से थोड़ा खराब करना चाहते हैं? हाँ, तो अभी तो हम इसी पार्टी से हैं। पर आज- जिस दिन हमको लगेगा ये पार्टी जो अपने आइडियली से अलग जा रही है, हम पार्टी छोड़ हाँ, देंगे। जैसे विचारधारा जैसे बदलेगा हम छोड़ देंगे पार्टी। क्या नहीं लगता है कि फिर ये जो जन सुराग की जो पार्टी है, इसके आने की वजह से जो मुसलमान की जो वोट है वो कहीं डिवाइड हो जाए 3-4 ऐसे ग्रुप में, कांग्रेस में, फिर ऐसे राजद में, फिर जन सुराग अलग कर रही है, हम मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा सीट देंगे, तो इससे कहीं ना कहीं फिर मुसलमान के वोट अलग अलग बढ़ देखिए, ये जो भी पार्टी मुसलमान की और हिंदू की बात करती है ना, हाँ। वो पार्टी नहीं है, वो बिजनेस मैन है लोग। मैं तो उसको इस तरह पर देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि कई जगह सुना है जैसे असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहा जाता है, वैसे अब इनको भी बी टीम कहा जा रहा है। तो क्या ये सही है कि जिस तरीके से ये बातें कही जा रही है कि ये वोट को जो है डिवाइड करने के लिए ये पार्टी जो है एक नया? देखिए, बी टीम वाला बात आप कह के बहुत अच्छा किया है। बड़ा लोग कंफ्यूजन में रहता है वैसी को लेकर। वैसी जो है लोग मुस्लिम, खास तौर से मुसलमानों ने वैसी को अपना लीडर नहीं माना। उनके अंदर ज्यादा है कि वैसी जो है बी टीम है। लेकिन आप राह चलते कहीं भी आप निकलिए और किसी नॉन मुस्लिम से पूछिए कि वैसी किसका लीडर है, तो 1 सेकंड नहीं लगेगा वो बताएगा वैसी मुसलमानों का लीडर है, और जबकि मुसलमान उसको बी टीम मानता है। हाँ, तो कहीं मानते इस बात को? हाँ, ये तो बात किसी भी आप नॉन मुस्लिम से पूछिए कि असदुद्दीन ओवैसी किसका नेता है, तो कहेगा मुसलमानों को नेता है, और मुसलमान जो उसको बी टीम मानता है। ठीक है, ये सब गलत है। देखिए क्या है, किसी को बदनाम करने के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। जिस दिन, मेरा तो मानना है कि जिस दिन मुसलमान ओवैसी को वोट देने लगेगा उस दिन दलित समाज पूरा ओवैसी के साथ आ जाए। तो फिर आप ओवैसी की पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं हाँ। उस तरीके से कि दलित के लिए, मुसलमानों के लिए, फिर आपने उनको क्यों नहीं चुना, फिर इनको क्यों चुन लिया? हाँ, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है। तो देखा जाए तो आप वही कह रहे हैं कि ये भी मतलब अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, फ्रीडम है। हाँ। ये कह रहे हैं कि दलितों की लेकिन आवाज उठा रहे हैं, मुसलमानों तो की। एक तो आप तो मान करें कि फ्रीडम वाला प्रूफ है, मैं यहाँ बैठ के जो ओवैसी की तारीफ कर रहा हूँ। हाँ, मैं एक युवा अध्यक्ष हूँ लौरिया प्रखंड का, फिर भी ओवैसी की तारीफ कर रहा हूँ। तो आप मान गए ना इस बात को कि इस पार्टी में फ्रीडम है? फ्रीडम है इस बात को लेकर। मान गए ना इस बात को? मैं थोड़ा चैनल पे आपको बोल रहा हूँ ना, फ्रीडम है कहीं ना कहीं। नहीं तो दूसरा कोई आदमी अगर बात कर लीजिएगा, पूछ दिए सवाल, जवाब नहीं दे पाएगा, पसीना छूट जाएगा उसका। क्या वो अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी बात कर ही नहीं सकता है दलितों के लिए। हाँ, जिस दिन मैं आज भी कह रहा हूँ, जिस दिन मुसलमान, मैंने देखा है कि वहाँ वो मतलब अकेले लड़े हैं, जहाँ जो है सब पार्टियां जो है खामोश रही। जी जी, एक खास करके दलितों को लेकर के, और ये मुसलमानों के जहाँ पे कानून की बात आती है वहाँ पे मैंने देखा हूँ। हाँ, अभी उनसे इंटेलेक्चुअल लीडर पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है, सानी नहीं, उनके बराबर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। इस देश का दुर्भाग्य है कि बाबा साहब जैसे शख्सियत को भारत रत्न देने में 40 साल लग गया था, जबकि उनको विश्व रत्न मिलना चाहिए था। यहाँ लोगों को बाद में समझ में आता है, जब वो चीजें नहीं रहती है ना, तब समझ में आता है। वो तो कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन दे करके गलत किया, तो उन्हें बहुत कुछ अभी पढ़ने की जरूरत है कि क्या क्या वो चीजें से वंचित रह गए, जी जी, किन किन चीजों से उनको वंचित रखा गया, उनके सोसाइटी समाज को। तो फिर वो कहने का हकदार नहीं होंगे कि रिजर्वेशन देकर उन्होंने गलत किया। नहीं, कहीं गलत नहीं किया। समुदाय के लोग आज भी, उनके समुदाय के लोग आज भी बहुत देश के अंदर पीछे हैं। एकदम पीछे है। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कि रिजर्वेशन देकर इन्होंने गलत किया? नहीं, गलत कहीं से नहीं है, गलत कहीं गलत नहीं है। मतलब कि तो फिर आज जो है उसके लिए जो और सारे दूसरे पार्टियां उसके लिए नहीं लड़ती, उस रिजर्वेशन को बचाने के लिए दूसरी पार्टियां भी लड़ती है। लड़ती है। बात सही है। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं कि सोशल वर्क करने के लिए क्या बैकग्राउंड का स्ट्रांग होना जरूरी है क्या? क्योंकि आपने किया है सोशल वर्क थोड़ा सा। नहीं, बैकग्राउंड का स्ट्रांग होना जरूरी नहीं है, माइंड का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, पेशेंस का होना जरूरी है सोशल वर्क करने के लिए। अच्छा, तो सोशल वर्क वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास कोई बैकग्राउंड? हाँ, बिल्कुल, एकदम कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, कल मैं एक कैंडल मार्च किया गांव के अंदर, तो जाहिर सी बात है कैंडल मार्च करने में कैंडल खरीदने का खर्चा है कि नहीं है? लेकिन आपको मैं चैनल में बोल रहा हूँ, उसमें मेरा 1 रुपया नहीं लगा। होता है मदद करने, देखिए पैसा देने वाला, मदद करने वाला की कमी नहीं है, बट ये कहाँ यूज हो रहा है, यूज करने वाला कौन है, कैसा, इस पर डिपेंड करता है। पैसा कहीं भी रुकावट किसी भी काम में नहीं है।
चलिए, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आज का जो सेशन है पूरा पॉलिटिकली है, क्योंकि आप यहाँ पे जो बैठे हुए शख्स पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं। तो जो जैसे यहाँ पे बैठता है उसके हिसाब से हम जी 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 सेशन को करेंगे। जैसे वो दिलशाद भाई आए हाँ। मीडिया के तौर पे, तो तुमको मैंने ज्यादातर सवाल उधर से ही पूछा था। जी जी जी। तो एक जैसे आप पॉलिटिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपका मेरा अगला सवाल यही होगा कि आप देवराज से बिलोंग करते हैं, जी। ठीक है, क्या यहाँ की राजनीति से आप सहमत हैं, एग्री हैं? अगर नहीं है, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या आप चेंज देखना चाहते हैं कि यहाँ की राजनीति में क्या बदलाव हो, तो आप उससे एग्री हो जाएंगे, आप सहमत हो जाएंगे? देखिए अभी देवराज की, पहले बताइए, देवराज की राजनीति से सहमत है कि नहीं? नहीं, तो फिर क्या बदलाव देखना चाहते हैं यहाँ पे आप? बदलाव हर फील्ड में बदलाव की जरूरत है। देखिए अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो सिर्फ पॉलिटिशियन के एक काम नहीं है कि रोड बना देना, सड़क बना देना, नाली बनवा देना, इंदिरा आवास दिलवा देना, ये सिर्फ पॉलिटिशियन का एक यही काम नहीं है। वो तो आपको करना ही करना है। जब आप चुनाव जीत गए तो आपका काम ही है कंस्ट्रक्शन का काम करना, रोड बनवाना, सड़क बनवाना, नाली बनवाना, इंदिरा आवास दिलवाना, ये तो आपका काम है। उससे हट के सोसाइटी के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करना, माहौल अच्छा हो, लड़के अच्छा यहाँ से निकले, समाज के अंदर कौन कौन सी परेशानियां उसको दूर करना, बच्चा बच्चा अपने हक को समझे, ये एक पॉलिटिशियन। मैं देखा हूँ एक ऐसे गांव, मतलब एक मुखिया का एग्जांपल देता हूँ जो सोशल मीडिया बहुत फेमस है, विपिन सर जी। तो गांव के राजनीतिक में रह करके एजुकेशन में भी बदलाव लाते हैं। हाँ। तो मैं जब उनको देखता हूँ तो मुझे बहुत कुछ समझ में आता है कि जैसे उन्होंने जीतने के बाद अपने पंचायत में एक लाइब्रेरी सेटअप किया। जी जी। तो एक उससे समझ में आता है कि आप सिर्फ जो है कहीं ना कहीं जनता को आप अपने एक जॉब के तरीके से नहीं देख रहे हैं, हाँ। सर्विस के तरीके से आप देख रहे हैं कि हाँ, कि जो हम सेवा दे रहे हैं तो सिर्फ वो नहीं है कि हमने, जैसे आपने कहा कि देवराज के अक्सर लोगों का यही मोटिव है कि इलेक्शन के बाद जो है हाँ। सड़क यही अभी पूरा नहीं होता है, कहीं भी वैसे ही वही हाल है। इसके अलावा भी गरीबों को बीच में जाना पड़ता है। हम देखते हैं कि जो मतलब राजनीतिक में लोग हैं उनको मैं इलेक्शन के समय पे ज्यादा देखता हूँ कि मतलब कि वो बीच में जनता के बीच में ज्यादा, हाँ बस इलेक्शन का आना है कि हाँ सलाम भी उनसे करते हैं, जिससे मतलब सालों भर तक उनसे बात नहीं होती। हाँ बात नहीं होती, सलाम दुआ हो जाता है, सिर्फ ये वोट की राजनीति है। तो आप एक मिनट, आपको याद आ गया बात, आपसे बात करते करते, एक IAS अधिकारी जो है अपना पोस्ट छोड़ के समस्तीपुर की जो है मुखिया का चुनाव लड़े, तो क्या लगता है पैसे के लिए लड़ी? IAS मुखिया में नहीं है, से ऑफिस पावर भी नहीं है, देखा जाए पावर भी नहीं है। हाँ। अच्छा IAS को ऑफिसर का एक हुआ कि चलिए मुखिया 5 साल के लिए बने, अगला साल जनता को नहीं। हाँ, अच्छा सेवा करने की बात भी रही तो IAS में ज्यादा सेवा कर सकते हैं, लेकिन बालिश्वर मुखिया से। लेकिन डिफरेंट क्या है ना, मुखिया होने का मतलब है कि आप सीधा अपने लोकल लोगों से जुड़े हैं, कंटिन्यू। हाँ, लोकल लोगों से अपने, समझ रहे बात? IAS में क्या है, ड्यूटी आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल वहाँ है, तो पता चला आधा काम यहाँ हुआ, आधा हुआ काम हुआ, कहीं काम पूरा नहीं होगा। लेकिन उनको लगा कि नहीं, इससे ज्यादा बेस्ट है कि हमको जो है अपने समाज के लोगों को सेवा करना। हाँ, अपने के लिए ना, कि अगर आप चैरिटी देना चाहते हैं तो घर से स्टार्ट करिए, घर से स्टार्ट करिए। तो आप सेवा देना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो पहले अपने घर से और अपने सोसाइटी। यहाँ अगर कोई IAS की नौकरी छोड़ के अगर कहे कि चुनाव लड़ना है तो घर का लोग, हाँ, उसको सबसे बड़ा बेवकूफ में गिनती कर दिया जाएगा, मेंटल बोल दिया, पागल है, बहू का। समझ रहे बात को? कर दिया जाता है, एकदम कर दिया जाएगा। अगर आपको लगता है ना कि आप चाहते हैं कि आप लोग नजर में मतलब खराब हो, तो आप अच्छा काम करना स्टार्ट कर दीजिए, लोग नजर में आप खराब हो जाइए, खराब हो जाइए। तो बस एक लाइन पे आप काम कीजिए ना, मैं एक ही लाइन पे काम करता हूँ, जुगनू को चमकने से कोई नहीं रख सकता सिवाय अल्लाह के। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। यही अगर जोश और जुनून और इरादा रहा ना, तो फिर इंसान हजार पीछे भी पड़ जाएंगे। आप करते रहिएगा। नेल्सन मंडेला के जीवन पढ़िए, महात्मा गांधी को पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़िए, हमारे नबी के जीवन, किसके जीवन में परेशानियां नहीं आई? सबके जीवन में परेशानी है। अब क्या उन्होंने अपना जो मिशन था, जो विजन था, वो छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। यही चीज है। इसीलिए जो अगर हमने एक मोटिव बना लिया तो उसको करेंगे। तो मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि मतलब कि देवराज में अगर 2 चीजें अगर मैं कहूँ कि बदलाव हो राजनीतिक फील्ड में, तो आप क्या 2 सजेशन दीजिएगा बदलाव होने के लिए? 2, कम से कम 2 बताइए। अगर नहीं बता सकते 1 बता दीजिए जो आपके हिसाब से मतलब लगे कि देवराज की राजनीति में वो बदलाव हो, कमी है उसके अंदर। मैं तो राजनीति में यही कहना चाहूंगा कि आप नेता चुनने से पहले नेता का क्वालिटी को बाद में देखिए। पहले आप देखिए कि आपको क्या क्या फैसिलिटी पिछले 10-15 साल से 50 साल से मिला। समझ रहे बात को? कि आप हर बार दिलासा पर ही नेता चुनते रहिएगा। जिस दिन आप अपने आप को स्टडी कर लीजिएगा कि अभी हमको
क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए। अगर वो चीज़ मिल रहा है, जो चीज़ मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट दे रही है, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है पॉलिटिशियन बदलने का। अगर नहीं मिल रहा है तो आपको बदलना चाहिए। और किसको लाना चाहिए? जो आपके लिए आवाज़ हमेशा उठाता हो, आपके समस्याओं पर खड़ा रहता हो, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। वो ना जात देखता हो, ना धर्म देखता हो, ना मोहल्ला देखता हो, ना गांव देखता हो। बहुत मजबूती के साथ गांव के समस्याओं के लिए खड़ा रहता हो, आवाज उठाता हो, चाहे वो कोई हो। उसके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। अगर आज आप उसके लिए खड़ा नहीं होते, कंधे से कंधा मिला के नहीं खड़ा होते, तो यकीनन कल के लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा, तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। अभी जैसे हम पॉलिटिशियन है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। मुझे जब यही पता नहीं कि मेरे गांव में कौन कौन सा समस्या है, लोग किन किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो मैं नेतागिरी नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक को धोखा दे रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेलपुर पंचायत में, जिस पंचायत से आता हूँ, यहाँ 100-200 लोग मिल जाएंगे, औरत और मर्द, जिनकी उम्र जो है 60, 70, 75, 80 साल है, उनको वृद्धा पेंशन नहीं मिलता। तो क्या फायदा मेरा नेतागिरी करने का? 50 परिवार मैं बता सकता हूँ आपको जिनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। 50 परिवार बता सकता हूँ जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। वो तो छोड़िए राशन, जॉब जो सबसे बड़ी नीड से, हर आदमी को नीड से, चाहे अमीर हो गरीब हो, ये आयुष्मान कार्ड जो है वो सबके पास नहीं है। अभी कब किसकी तबीयत खराब हो जाए, 5 लाख 10 लाख का जरूरत खर्चा आ जाए, कहाँ से दे पाएगा आदमी? कम से कम मैं पद पे हूँ तो ये काम तो आपको कराना चाहिए। पद पे रहते हुए अगर इतना छोटा काम अगर आदमी नहीं करा सकता है तो पद से त्याग दे देना चाहिए। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री किस लिए चुने गए? बिल्कुल इसीलिए कि क्योंकि हमने उनको उस लायक समझा है, तब वो मतलब हमने उसको चुन के भेजा है। लोग जो है कांग्रेस से तंग आके आपको मौका दिया कि आप कुछ अच्छा करेंगे, तभी ना। तो फिर आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो फिर तो पद छोड़ देना चाहिए ना। अगर भाई देखिए, आप प्रधानमंत्री हम ही हैं, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। जनता है आज रहेगी कल नहीं रहेगी, देश तो रहेगा ना। देश तो खत्म होने वाला नहीं है, खत्म होएगा। आज जितने नेता है वो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जनता तो रहेगी ना, देश तो रहेगा ना। आज क्या वजह है कि सुभाष चंद्र बोस, मनमोहन सिंह, भगत सिंह, अबुल कलाम आजाद, जय नारायण, ये सब का, चाहे बाबा अम्बेडकर की मूर्ति के बाद आज के जनरेशन में कहा नहीं किसी का मूर्ति लग रहा है? क्यों? कि उस लायक कोई काम ही नहीं कर रहा है। और क्वेश्चन देखा जाता है तो इनके अंदर इतने सारे कमियां हैं, इतने सारे चीजें, तो कमियां तो हर इंसान के अंदर रहता है। कमी भी देखिए, इंसान में तो कमी रहेगा, इंसान में कमी रहेगा। मेन मुद्दा ये देखना है ना कि हमारे लिए कौन परफेक्ट है, कौन परफेक्ट है, कौन हमारे लिए मतलब के बीच रहता है, मैं जो हमारे लिए खड़ा रहता है हमारे लिए, ये तो आपको देखना पड़ेगा। मैंने पिछली बार भी बोला था कि इलेक्शन के समय पे लोग ये भूल जाते हैं कि कौन हमारे बीच 5 साल के बीच में हमारे बीच रहा। वो देखते हैं कि हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे खानदान वालों ने कहाँ पहले से वोट देते आ रहे हैं, किसको अपना एक लीडर चुनते हैं, उन्हीं को हम भी देंगे। तो एक अनएजुकेटेड वाली वो सारी प्रोसेस हो गई, आपकी विचारधारा हो गई। देखिए, तो मैं यही माहौल बदलने का जो है पिछले 10-15 साल में कोशिश कर रहा हूँ। वो क्या है, एक नैरेटिव सेट कर दिया कि लोकल चुनाव जो है निजी संबंधों से जीता जाता है और बड़ा इलेक्शन जो है पार्टी की हवाओं को जीता जाता है। यानी आप लोकल चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको बस लंबा चौड़ा खानदान होना चाहिए। इस चीज को खत्म करना है, यही तो गलत है ना। इसीलिए ना समाज थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे है, तो नुकसान तो जनता को है ना। इसीलिए तो यही तो विचारधारा लोगों को कहीं ना कहीं। आप देखिए सबसे एक मिसाल देखिए, चुनाव के टाइम में आप हर खानदान में चले जाते हैं, आप एक घर बनाते हैं, घर तो सबसे पहले पंगा आपका किससे होता है? अपने भाई से होता है। तो वहाँ कहाँ खानदान रहा खानदान नहीं। ये अभी आम का दिन आ रहा है ना, तो लोग 1 किलो आम खरीदने के लिए सब आम ऐसे छूता है, टच करता है, 30 रुपए 40 रुपए किलो का आम आता है। और 1 किलो आम खरीदने में कम से कम 10 से 15 मिनट समय लगाता है। 2-4 को ठेला देखता है किसका आम बढ़िया, किसका आम खराब है, तब जाके 1 किलो आम खरीदता है। लेकिन जब एक पॉलिटिशियन नेता चुनना होता है तो उसमें फिर वो जात खानदान साथ ही रिश्तेदार देखने लगता है, वो चाहे कैसा भी हो उसी को देना है। इससे हटना निकलना होगा। जैसे आम के लिए अपना समय देते हैं, बेस्ट चूज करते हैं, तो ऐसे एक पॉलिटिशियन भी आपको। मैंने पहले सुनता था कि राजनीति को जो इलेक्शन होता है उसको 2 हिस्सों बांट दीजिए, 2 आधार पर बांटिए बेस।
एक आधार राजनीतिक होना चाहिए, एक थी धर्म होना चाहिए, दूसरा जाति होना चाहिए, लेकिन अब कहता हूँ तीसरा खानदान में भी बांट दीजिए। अब खानदान के नाम पे भी होना हाँ होता है, लेकिन खैर लोकल, लेकिन धीरे धीरे ये चीज खत्म हो रहा है। पहले बहुत था, लेकिन अब इसका लेवल बहुत कम हो गया है। तो एज मैं देखा हूँ कि एजुकेशन लेवल पे भी आप कहीं कहीं हमेशा मतलब जाते हैं, प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो एजुकेशन से भी कहीं ना कहीं आप जुड़े होंगे, तो वहाँ की एजुकेशन को आपको समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो अगर मैं कहूँ यहाँ के अगर एजुकेशन सिस्टम, अगर आपको मैं कहूँ कि दो चीज़ों को आप बदलना हो, दो सिस्टम को बदलना हो, तो दो सिस्टम आप क्या? मैं एजुकेशन के बारे में इतना ही बोलूँगा, और मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मैं ऐसे गाँव से हूँ जहाँ बहुत अच्छे अच्छे टीचर पैदा हुए। जैसे मरहूम शकील साहब किसी मोहल्ले के हैं, इंतकाल कर गए, मास्टर जुबैर साहब, जिनका कोई सानी नहीं, उनके मुकाबले का कोई टीचर नहीं। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे शकील साहब। आज उन्हीं के खानदान से पूछ दिया जाए कि देवराज में अगर कोई मैथ का सबसे अच्छा टीचर, तो नहीं बता पाएगा। मैं बता रहा हूँ, हम यही होता है ना कि जो अच्छे हैं उनको हम लोग, हाँ, तो सबसे पहले अगर एजुकेशन में तेलपुर के अंदर बदलाव लाना है तो इन दो नामों को चर्चा में लाना होगा, ताकि आने वाले जनरेशन याद रखे। हाँ, समझे। बताइए, हम जुबैर सर को जानते थे, लेकिन शकील सर को नहीं जानते। देखिए, हम भी उसी फील्ड से, हाँ, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। क्योंकि मतलब जो चीज हम समाज में उसको नाम को कंटिन्यू रखेंगे, हाँ। हमें ये पता रहेगा, हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बस ये कमी किसकी है? कमी हमारे, हम लोग जानते हैं। हाँ, कमी एक हमसे जो ऊपर वाले जनरेशन है, उस चीज को हमारे पास नहीं लाने का प्रयास किया, तो यही है, यही, हाँ, ये चर्चा करना पड़ेगा। प्लस मैं यहाँ के युवाओं से रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो पंचायत में एक टूर्नामेंट जो होता है फुटबॉल का, क्रिकेट का, और उस टूर्नामेंट का अगर आयोजन आपको करने का शौक है तो बराए मेहरबानी इन दोनों नामों से करें, ताकि बच्चे सुने ये लोग कौन है। आपको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ। अभी +2 और इंटर का रिजल्ट आया, ये +2 और 10th का रिजल्ट जो है, आप देख रहे होंगे इसमें ज्यादातर लड़कियां जो है बहुत अच्छे नंबर लाई हैं। तो आपको नहीं लगता है कि ये जो लड़कियां इस बार अच्छा नंबर लाई हैं, पिछला जो रिजल्ट आया था उससे इंस्पायर होकर यहाँ तक पहुंचा है लोग, कि लड़कियां भी जो है इस फील्ड में आगे जा रही हैं। मानते हैं इस बात को? इस चीज को रिलेट कर अभी, हाँ, क्या बोलते हैं, लौरिया से आगे एक गांव है, गांव का नाम याद नहीं, वहाँ एक लड़की जो है DSP भी है। तो आप वहाँ आज माहौल देखिए, वहाँ लड़कियों ने किताब उठा लिया। हम इन्फ्लुएंस होते हैं, इंस्पायर होते हैं, और जो लोग ऊपर करके आते हैं ना, उनके हिसाब से हम लोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उनके नामों को हम लोग समझेंगे, अभी जैसे इस गांव से एक लड़की जो है नवोदय निकाल ली है, हाँ, फिर देखिए आगे आपको इसमें आपको इंक्रीमेंट दिखेगा, अगले साल 2 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 10 भी हो सकता है। दूसरा, अगर बच्चों के अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, एजुकेशन फील्ड में कह रहा हूँ, तो बच्चों के अंदर सबसे पहले ये क्लियर कीजिए कि वो सवाल करना सीखे। यही तो सबसे बड़ी कमी है ना। बच्चा अगर सवाल करना जिस दिन सीख गया, समझिए कि वो पढ़ना सीख गया। हम यही कहते हैं, जैसे कि हम ये कोचिंग से जुड़े हुए हैं, तो हम भी यही, मतलब मेरा मोटिव यही है कि बच्चे के अंदर वो क्वालिटी, कम्युनिकेशन, पब्लिक स्किल्स वाली सारी क्वालिटी बिल्ड कर दो 10th से पहले। लेकिन यहाँ पे मालूम है सिस्टम ऐसा है ना कि पहले इनको मैट्रिक में नंबर लाओ अच्छे तरीके से, ठीक है, 12 कराओ, उसके बाद से बाहर जाएंगे तो सीखेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी उम्र हो जाती है, और बहुत बच्चे वहां पे अपने आप सोचते हैं कि यार मतलब 18 साल उम्र हो गया, अब बोलेंगे तो डर लगेगा, गलत बोल लूंगा तो दोस्त क्या सोचेगा, इसलिए वो नहीं कर पाते। कम उम्र में हमारे अंदर वो सारे मतलब नहीं होता है, शर्म वाली चीजें नहीं होता है कंसेप्ट। तब देखिए क्या बोलते हैं, गलत होते हैं, सीखते हैं। इसके पीछे कमी क्या है? इसके पीछे कमी क्या है कि अभी अब जैसे आप हमसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन अगर आप हमको तुम कह दीजिएगा तो मैं बुरा मान जाऊंगा। मानते हैं बात को? ये माहौल है यहाँ पे। अगर छोटा बच्चा बड़े को अगर तुम करके बात कर दिया तो बाप आफत आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन यही चीज आप विदेशों में जाइए, अमेरिका के अंदर जाइए, वहां बाकायदा इस चीज के सब बच्चे, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सबको आपस में तुम ताम करके बात करना होता है। इसके पीछे रीजन एक ही है कि बच्चा फ्रेंड हो जाए, अपनी कोई बात कह सके टीचर से। वहाँ टीचर को भी बच्चा तुम करके बात करता हूँ। ये तो मान चलिए हमारी संस्कृति चलती आ रही, तो हम संस्कृति को फॉलो कर। तो फिर जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो वहाँ उसके लिए क्यों नहीं एक अलग वर्ड बनाया गया? वहाँ भी तो बनना चाहिए एक अलग वर्ड। हाँ, जैसे यू को तुम भी बोलते, यू को आप भी बोलते। हाँ, तो यही चीज को खत्म करना है। देखिए, जो बच्चा अपने माँ बाप से फ्रैंक है, मेरा जो अनुभव है, जो बच्चा अपने माँ बाप से फ्रैंक है उसके अंदर कमियां कम रहती हैं, वो गलतियां कम करता हूँ।
हाँ, फ्रैंक वाला कंसेप्ट को थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि टीचर को थोड़ा सा है जो वहाँ पे ऐसे ट्रीट करना है कि हाँ। बच्चे को ये न लगे कि हमको ये मतलब के हाँ टीचर जो है हमको एकदम सीरियसली हाँ, जैसे यहाँ पे अभी देखिए, जैसे अब मैं स्कूलों में जाता हूँ, जो लड़कियों को मेडल पहनाया जाता है, तो कोचिंग वाले भी डरते हैं, स्कूल वाले भी डरते हैं कि उसको मेडल हाथ में ही दे दिया जाए। माहौल नहीं इस तरह का, माहौल नहीं है सच में। जबकि वो लड़की आगे जाकर पता ना कितना बड़ा बड़ा स्टेज को उसको शेयर करना है, कोई नहीं जानता है। कई किताब में ऐसा नहीं है। कल्चर तो हम खुद बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाँ। पहले शादी कितना सिंपल होता था, अब की शादी इतनी जो है तरीके से टफ हो गया है। वही बात है, कल्चर हम लोग गलत क्रिएट किए। ये बनाया किसने? हम लोग चलता था, हमने बनाया था, हमने बनाया, हमने ही कल्चर बनाया है। वही बात है। कल्चर को बदलने के लिए सबसे पहले हमारे वो एक नहीं होता थॉट और आइडियोलॉजी को बदलना पड़ेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ता है। अभी जो है मसान नदी के एक बहुत बड़ी हमारे देवराज के जो अलग अलग जो गांव है, जिसमें नाम लूँ तो शेरवा गांव आ जाता है, महुवी आ जाता है, हमारा तेजपुर आता है। एक संकट में मतलब हर साल मैं देखता हूँ कि जैसे रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, बाढ़ आती है, फ्लड्स आते हैं, तो ये समस्या देखने को मिलता है। हम कहते हैं कि जब आग लगती है तब हम कुआं खोदने निकलते हैं। ये मतलब एक कहावत है। आग जब लगी तब कुआं खोदने निकलोगे तो क्या होगा। तो जब हम बाढ़ आता है तब हम लोग अंदर से एक्टिव हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं कि ये हो गया, हमको बचाना है, हमारा गांव नुकसान की तरफ निकल रहा है। तो मतलब कि इसके लेकर के हम उस वक्त एक्टिव होते हैं जिस टाइम जो है हमें संकट में चारों तरफ से गिर जाते हैं। इसका परमानेंट सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। जैसे हमारा ये नदी है और इस पे परमानेंट काम अभी तक मतलब हुआ ही नहीं। बस आता है बाढ़, दिखता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है ये मुद्दा। क्या इस पे कोई मतलब आपने सुना होगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से? हाँ सुना है ना, घर को आग लग गई, घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मसान नदी का मसला जो है ना, आज से हमको लगता है 30 साल 25 साल 25 चल रहा है ना, 40-50 साल पहले मसला हल हो गया रहता। बहुत बड़ा बड़ा जो है सिखुआ का बोटा जो है नदी में गिरा था, लेकिन लोग जो है उसको आज घरों में लकड़ी है, किसी का जंगला किसी का किमाड़ बना हुआ है। तो खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन आपको बता दिया, शायद आपको जानकारी नहीं हो। नहीं, वो तो आजकल हाँ ना, इसलिए बता दिया। आप पूछिएगा अपने पेरेंट्स से, माता पिता से, वो लोग बताएंगे उस कहानी को। अब क्या है कि मसान नदी की वजह से आज चूंकि हम लोग टोटली किसान फैमिली से आते हैं, गाँव किसान पर डिपेंड है, खेती पर डिपेंड है। आवाज उठा इसका, सब लोगों ने मिलकर उठाया आवाज, और सांसद तक में इसकी आवाज जो है गूंजी, और गवर्नमेंट से जो है गाइडलाइन जो है पास भी हो गया। काम भी चालू है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है काम चालू है कि नहीं चालू है, लेकिन काम इसका चालू है। खेतों के अंदर देखे होंगे तो पिलर लगना चालू है, बहुत तो खेतों के अंदर लग गया। अब लोग सोचता है कि एक ही दिन में पत्थर गिर जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसमें समय लगेगा। यानी आपके खेत के अंदर वो पिलर लग गया तो समझिए काम चालू है। अब इसमें समय लगेगा, अब साल भर लगे, 2 साल भी लगे। आपको पता है हिंदुस्तान में काम कितना तेजी से चलता है, इसके बारे में कुछ नहीं। एक हिंदुस्तान में काम हो और कोर्ट कचहरी का जो हो, बहुत लंबे समय तक चलता है। लेकिन इस पे एक हो सकता है कि अगर ऊपर वाले लोग हमारे जैसे विधायक सांसद ये लोग अगर हमें सहयोग दे दिए तो काम आसान हो सकता है। हो सकता है काम नहीं तो हुआ है, पास कराया है लोग। हाँ ऐसे बहुत सारी जगह हुआ है कि बाढ़ की मतलब ज्यादा मतलब की वजह से बहुत फास्ट काम हुए हैं। हुआ है, हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ, लेकिन और जगह में न्यूज देखा है उसमें हुआ है। तो बनाया, आपदा मंदिर बनाया किस लिए गया है? तो ये ऊपर वाले लोग जो है चाह देंगे तो ये काम कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, के लिए कोई बड़ी बात, हमारे लिए बड़ी बात बेतिया में देखोगे ओवर ब्रिज जो बन रहा था, इतना समय क्यों लग गया? नेता को वैसे लगा नहीं। तो शुरू में ही बोल दिए कि एक डिस्ट्रिक्ट चलाता है बस आईएएस ऑफिसर, देश तो चलाने वाला रहा। वही बात है। देखिए जहाँ नेता के वजह से काम जल्दी होना चाहिए, वहीं बेतिया ओवर ब्रिज जो है नेता की वजह से काम लेट से हुआ। चलिए एक बात है, अभी मैं थोड़ा सा उधर तरफ लेके जाने से पहले एक सवाल करूंगा कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है 2014 के बाद से बीजेपी की है और उससे पहले कांग्रेस की थी, तो मेरे को वो वाला सेंट्रल गवर्नमेंट याद आता है जिस समय पे हमारे देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे और उस समय प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 2001 की बात कर रहे हैं। उनकी कामों को प्रशंसा करता हूँ, सराहनीय काम किए उन्होंने, दोनों मिल करके। एक नहीं होता है, देश को एक्चुअल उन्होंने समझा था क्या नीड है, क्या यहाँ के लोग अलग अलग जो डाइवर्सिटी में विभिन्नता में बटे हुए लोग हैं, कैसे दोनों को एक साथ लेकर चलना है। और उन लोगों ने जिस तरीके से देश को मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो एक साथ मिले ना, फिर दोबारा नहीं लगता है मुझे ऐसे एक साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों एक साथ मिलेंगे।
तो अभी की जो मैं बात करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सिचुएशन, मुझे देखने को आता है कि जो उनकी राजनीतिक का जो आइडियोलॉजी है हिंदू मुसलमान के तरीके से है कि किस तरीके से जो है हिंदू और मुसलमान को एक अलग मुद्दा बना करके राजनीति किया जाए। तो क्या लगता है ये सही है और इनको किससे बेनिफिट है, मतलब कि जनता को बेनिफिट है, देश के बेनिफिट है, या उनको खुद के पर्सनली बेनिफिट है? तो मुद्दा बनाए क्यों है ये, मतलब कि एक आइडियोलॉजी क्यों बना लिए कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी वाला दौर, अभी वाले दौर में मैं आपको एक मिसाल के तौर पर समझाता हूँ। एक बच्चा जो है मेहनत करके पास होता है, एक बच्चा जो है चीटिंग करके पास होता है। दोनों में काफी फर्क हो जाएगा क्वालिटी में। डिग्री सेम रहेगा लेकिन क्वालिटी में फर्क आ जाएगा, क्वालिटी फर्क हो जाएगी। तो वो लोग थे तो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, यानी मेहनत करके नेता बने थे। ये लोग जो है बस आ गए। मेरा जो ओपिनियन है मैं वो अपना बता रहा हूँ, भले आप क्या सोचते हैं, जनता क्या सोचती है, हाँ मैं अपना बता रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। 2014 और 2014 से पहले, 2014 से पहले देश में जो है ना, जो हमारे हिंदू भाई थे वो बहुत अच्छा कर रहे थे और मुसलमान भाई जो ना उस सोए हुए थे किसी भी फील्ड में। लेकिन 2014 के बाद आइए तो मुसलमानों ने बहुत अच्छा किया हर फील्ड में और हिंदू भाई हमारे कहीं ना कहीं पीछे जा रहे। वजह यह है कि सत्ता जो है वो जात पे आ गया, हिंदू मुसलमान करे काम पे कोई पॉलिटिक्स चुनाव जीतना नहीं चाहता। पहले क्या था कि पहले मुसलमान झंडा उठाता था, लालू का, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, ठिकाना का, फलाना का, ठिकाना का। अब क्या, अब ये लोग अब मोदी जी इनको दे दिया है कि लो तुम अब तलवार तो उसूल उठाओ। मुसलमान क्या किया, आप किताब उठा लिया। आपको मालूम है जामिया मिलिया इस्लामी का जो है बच्चा वो ब्लड कैंसर का 4थे स्टेज में है तो आप उसका टीका निकाल दिया, दवा निकाल दिया। जिस जामिया को जो है लोगों ने आतंकवादी यूनिवर्सिटी कौन जिहादी, हाँ क्या कहा, क्या नहीं कहा जामिया के बारे में। जामिया मान रहे इस बात को भी, एजुकेशन का मामले में सबसे टॉप में जा रहा है। अगर इस बात एक से बच्चा हमारा साइंटिस्ट बन रहा है। फैक्ट्रियों का अगर तहजीब की फैक्ट्री कहा जाए तो जामिया है। तो जिस जामिया के लोग कोशिश कर रहे थे करने के लिए कि नहीं मुसलमानों के लिए स्पेशल है, तो आज जामिया ने जवाब दे दिया है। आईएएस ऑफिसर जो मतलब आईएएस का जो यूपीएससी का एग्जाम जो हुआ था और उसमें 32 बच्चे इस बार सिलेक्शन हुए थे, उसमें से 21 बच्चे तो हिंदू हैं। हाँ है। तो अब कहाँ होगा, अब तो मुसलमानों को वहां पे जो कह रहे थे कि तो फिर यहाँ हिंदू कैसे पढ़ते हैं, कैसे बन गए मुसलमानों से ज्यादा संख्या में हिंदू, एक यहाँ से कैसे बन वो प्रोपेगेंडा चलाया जाता है चुनाव जीतने के लिए। तो मुसलमानों को लेकर के एक वक्फ बोर्ड है और उस पर जिस तरीके से अभी संशोधन की जो बात कर रहे हैं कि संशोधन होना चाहिए 1954 के बाद, जो 1954 में जो हमारा वक्फ बोर्ड की जो सारी चीजें बनाई गई, तो इसमें मतलब कि ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के हित में फायदा है और मुसलमान का मतलब ओपिनियन है कि नहीं ये हमारे लिए मतलब बदलाव सही नहीं है, हम जैसे पहले थे वैसे ही सही था। तो आपका क्या ओपिनियन है कि वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या ये हमारे मुसलमानों के लिए फायदेमंद है या सरकार के लिए ये फायदेमंद है? देखिए वक्फ बोर्ड के बारे में इतना बस शॉर्ट में बोलूंगा क्योंकि इसका अलग सरकार ये चाह रही है कि जो है ना डॉक्टर कोर्ट में केस लड़े और वकील जो है ना ओटी में आके ऑपरेशन करे। सही बात को मैं कहता हूँ जो जिस पेशे में है वो वही काम करे तो बेटर रिजल्ट आएगा। हाँ वक्फ बोर्ड जो है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, मैं एकदम खुला बोल रहा हूँ। उसमें करप्शन है, घोटाला हुआ है, पब्लिक को जितना फायदा मिलना चाहिए नहीं मिला है, मैं कह रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये आप उसको पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। करप्शन किस फील्ड में नहीं है? ऐसा कौन फील्ड है बताइए जिसमें करप्शन नहीं है? हर फील्ड में है। तो क्या आप उसका रूल चेंज कर दे रहे हैं कि उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल रहे हैं ना? एक और सवाल है, अभी जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है देश को लेकर के, देखिए हम कहते हैं कि जो कोई बलात्कारी हो और कोई आतंकवादी हो, दोनों का कोई धर्म नहीं होता। कल भी मैं देखा था आप जुमा की नमाज बाद आपने इसको लेकर मैसेज दिए। जी मस्जिद में बोला था मैं, ठीक है, और कैंडल मार्च, हाँ सामने कैंडल मार्च। दुख है हम ट्रिप में, हम कहीं ना कहीं हम हिंदुस्तानी है तो कहीं ना कहीं हमारे एक हिंदुस्तानी भाई के साथ कुछ भी होगा हमें तकलीफ उतना ही होगा जितना मुसलमानों के साथ होगा। ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन बहुत एक तरीके से और भी दुख है कि देश की जो मीडिया है ना एक बहुत बड़ी प्रोपेगेंडा फैला रही है कि ये हिंदू मुसलमान वाला कंसेप्ट इसमें भी घुसा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो आतंकवादी जो भी हो उसे आप ऐसा सजा दो, ऐसा सजा दो, चाहे वो अब्दुल्ला हो चाहे मतलब कि कृष्णा क्यों ना हो, कोई भी हो, नाम से मतलब नहीं रखना है। आतंकवादी आतंकवादी होता है,
देखिए इस पे बहुत जो है देश के हालात जो है मीडिया नाजुक कर दिया है कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कश्मीर के जो घटना हुई उसमें लेकर के कि जो भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुआ आतंकवादी द्वारा, तो उनका जोड़ना मुसलमानों से कहाँ तक का सही है? देखिए, अगर वाकई हम अपने नबी के गुलाम है और नबी को मानते हैं तो सिर्फ रोजा और नमाज के लिए नहीं नबी ने कहा है। अगर पूरी जिंदगी आपको कैसे गुजारना है ये नबी ने बता दिया है। और उसमें स्पष्ट कहा है कि आपका पड़ोसी हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई है, सिर्फ पड़ोसी का, ये नहीं कहा कि हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है। पड़ोसी का ख्याल रखना है अपने भाई की तरह, अपने से ज्यादा अपने पड़ोसी का ख्याल रखना है। अब देश में घटना हुआ, आतंकवादी घटना हुआ, वो मीडिया क्या फैला रहा है नहीं फैला रहा है उस पर हमको नहीं जाना है। हमको खुद सामने आना है, पीड़ित के साथ रहना है, आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होना है। सरकार अगर गलत कर रही है तो सरकार के खिलाफ आवाज उठाना है। मीडिया प्रचार नहीं कर रही है, मीडिया एक प्रोपेगेंडा फैला रही है। हमारे पास तो मोबाइल है ना, हम बताएं कि वहां पे क्या, वहां ये बताया जा रहा है कि जात पूछ के जो है गोली मार दिया गया। तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, टूरिस्ट जिस होटल में थे क्या होटल वाले ने जात पूछा था? हाँ, ये खुद से क्वेश्चन है कि नहीं है? होटल वाले ने जात पूछ के आपको होटल में रखा था, ये भी तो सवाल है। या कश्मीर में जो वहाँ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं जात पूछ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या घटना के बाद जो मदद किए तो क्या घटना के बाद जो मदद किया वो जात पूछ के किया? एक आदमी, अगर मैं मानता हूँ कि अगर उसने जात पूछे गोली मारी तो आप पूरे मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने का अधिकार आपको किसने दिया? नहीं दिया, ये गलत है। ये देखिए इस देश में जो चल रहा है ना, ऐसे ये देखिए जो चुटपुटिया नेता है, वो भले मंत्री हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन हाँ चुटपुटिया नेता है। वो जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से तुलना कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। गलत है। अरे हजारों ऐसी मस्जिद है इस हिंदुस्तान के अंदर जो है आजादी की लड़ाई में जो है जगह दिया। हजारों मौलाना है जो फांसी की सूली पे चढ़ गए। कभी है कि हम चर्चा नहीं करते? 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब हम झंडा फहराते हैं ना तो 4-5 नामों में सीमित रह जाते हैं, जिसकी वजह से लोग नहीं जानते। नाम लाना पड़ेगा उनका। और आज भी एक इतिहास गवाह है कि जाइए इंडिया गेट के सामने और वहाँ उठा के पढ़िए, इतिहास सारे लिखा हुआ है जो लोग शहीद हुए हैं। ये इस बात की तादाद दिखाई देगा। हाँ, ये इस बात में मैं आता हूँ। ये जिसको अपने आप को सेकुलर नेता साबित करने का तो ये डायलॉग बोलता है लोग। मैं कहता हूँ कि आप उनका नाम बताइए, उनका इतिहास बताइए, खाली ये मत बताइए कि बहुत नाम मुसलमानों का है, नाम भी तो बताइए। तो पढ़ना पड़ेगा, खाना पड़ेगा उसको। आप उनके बारे में बताइए, उनका जन्म दिवस मनाइए, जैसे सबका जन्म दिवस मनाते हैं उनका ही मनाइए। ये हमारी कमी है, एकदम कमी है। अपनों को हम लोग मुसलमान हैं, क्या आपको लगता है कि सारा मुसलमान सर सैयद अहमद खान को जानता है? नहीं जानता है। सब मुसलमान सर सैयद अहमद खान को कहाँ जानता है? नहीं जानता होगा। सब मुसलमान तो AMU को भी नहीं जानता है, अलीगढ़ को भी नहीं जानता है। तो प्रचार प्रसार जरूरी है। चलिए एक लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसकी तरफ मूव करेंगे कि बहुत लंबा सेशन हो गया आज का। खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले लोग समाज में अक्सर देखता हूँ कि जो है वो गरीबों के बीच में नहीं रहते हैं। मैंने मिलाया है बहुत सारे, वो अमीर लोग अमीरों के बीच में रहते हैं, जब इलेक्शन आता है तो बीच में आ जाते हैं। वही सवाल पहले वाला मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। तो जो लोग दावा करते हैं हम गरीबों का मसीहा हैं, हम गरीबों के बीच के रहने वाले लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं, पर हमें वो देखते हैं कि वो जमीन पर तब दिखाई देते हैं जब उनका जरूरत होता है। तो फिर वो गरीबों का मसीहा कैसे हो जाते हैं? जब गरीबों का हक की बात होती है तो वो खामोश रहते हैं, जब गरीबों के साथ कोई बुरा वक्त आता है तो वहाँ पे वो दिखाई नहीं देते हैं, जब गरीबों के लिए जरूरत होता है कि उनके लिए कोई कुछ करे तो वहाँ पे वो दिखाई नहीं देता है। उनको खुद इवेंट गरीब लोग जब उनके दरवाजे पे इनके पास जाते हैं पुकारने के लिए तो वक्त पे वक्त कहते हैं कि आप इस टाइम पे आइए, आप उस टाइम पे आइए। तो फिर ये गरीब के मसीहा कहने वाले लोग गरीबों का मसीहा कैसे हो सकते हैं? देखिए ये रेलवे स्टेशन पे आप देखते होंगे जो चाय बेचता है, वो जो 2 बजे 3 बजे जब चाय का केतली लेके निकलता है ना, तो बड़ी जोर जोर से आवाज लगाता है चाय 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 चाय। मैं जितना उसके पास होता है वो आवाज लगाता रहता है चाय चाय। जैसे जैसे दिनों उसका आवाज और तेज होते चला जाता है ना। फिर जब उसका लास्ट टाइम आता है ना, जब फिर रात के 9-10 बजते हैं तो फिर उसका आवाज उसी हिसाब से धीरे होते चला जाता है चाय 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 चाय।
लास्ट में ऐसा था, उसके उसके मुंह से चाय की आवाज नहीं। ठीक उसी तरह ये जितने सो कॉल्ड मसीहा, गरीबों का मसीहा जो अपने आप को बोलते हैं, इलेक्शन का जैसे बिगुल फूकता है, समझ रहे हैं, ठीक उसी चाय बेचने वाले की तरह ही अपने आप को आवाज लगाना शुरू कर देते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। जिस दिन वोट खत्म शाम के 5 बजे उनकी आवाज फिर आवाज है गरीबों के मसीहा। अब नहीं बोलते अपने तो यहाँ पे हाँ बता रहा हूँ मतलब बेवकूफ कौन है? हाँ, एकदम देखिए उस बीच इलेक्शन का बिगुल फूकने से लेके वोटिंग के लास्ट 5 बजे तक अगर किसी गरीब परिवार को 5,000 नहीं 10,000 की भी जरूरत हो, लगेगी इसके पास 20, 25, 50 वोट है, तो 5,000 तो देगा ही देगा, 5,000 अलग से आदमी को देता है कि आवाज लाओ गरीबों का मसीहा। बहुत दुख की बात है। अगर आप बस इतना से आपको लोकतंत्र में 500, 1000, 5,000, 10,000 में अपने आप को बिक जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि अफसराई को चुनो, चाहे नहीं ना, मैं कभी नहीं चाहता, आप एक अच्छा नेता को चुनो जो आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये जो आप कहते हो ना कि मतलब कि नहीं, आप मेरा स्पीच उठा के देखिएगा, हाँ 2014 से मैं चुना, मैंने कभी नहीं कहा कि अपने भाषण में मैं आज तक नहीं बोला कि आप हमको चुनिए। मैं हमेशा ही बोलता हूँ अगर आप हमको मौका देते हैं हाँ, तो मैं ये काम करूंगा, अपना नहीं देते हैं तो जो मुझसे हो सकता है वो मैं करता हूँ। यही चीज होनी चाहिए। मैं पहला इलेक्शन का जब स्पीच दिया था इसी तेलपुर के अंदर, तो मैं यही बोल रहा था मेरे पास सिर्फ अपना 1 वोट है, आप दीजिएगा तो 2 होगा, वो देंगे तो 3 होगा, इस तरह मुझे 1500 वोटर तक पहुंचना है। लेकिन अब नहीं देखो, आप बहुत जनता समझदार है, पहले बहुत चेंजिंग अब जो है जरूरत है जनता को खुद से सोचने और विचार करने के लिए कि जो आपको कहता है कि हम आपके हैं, तो आप उस वक्त मत सुनो। आप 5 साल देखो कि आपके 5 साल बीच आपके कौन रहता है, चाहे पंचायत लेवल का इलेक्शन हो या विधानसभा हो या आपको जो है सांसद वाला किसी का पे भी इलेक्शन हो, आपको ये देखना है कि आपके बीच में 5 साल वक्त कौन गुजारता है। जो आपके 5 साल वक्त गुजारता है और आपको लगता है कि ये अच्छा हमारे नेता होते हैं, कोई हो सकता है, आप उनके लिए काम करिए, आप उनके लिए सहयोग दीजिए, तब कहीं ना कहीं समाज और सोसाइटी बदल सकती है। एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि जो है अभी तक जिस पंचायत से आप बिलोंग करते हैं, मैं यहाँ का एक बहुत छोटा सा एक परिवार का एक हिस्सा हूँ, एक मैं कहूँ कि यहाँ का आपको लीडर, सबसे बेस्ट लीडर आप किसको मानते हैं जो अभी तक मतलब अभी तक चलते आ रहे हैं? मेरी नजर में तो यहाँ पे कोई लीडर अभी है ही नहीं। मैंने आपकी एक वीडियो देखा था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप उस वीडियो में कहे थे कि इनका नाम भी कहिएगा तो ले। एकदम लीजिए, एकदम लीजिए। हम वो शख्स थे इम्तियाज मुखिया साहब, जब उनका इंतकाल हुआ था तो आप कहीं पे एक वीडियो रिकॉर्ड करके बोले थे कि मैं जो है ऐसे अभिनेता का सबसे बेस्ट मानता हूँ, शायद आपने ऐसे कहा। एकदम कहा मोबाइल अपने बात से कभी नहीं करता नहीं, इसीलिए सवाल मैं आपसे किया, क्योंकि आपने नाम खुलवा दिया तो अब तो यही कहेंगे कि आप उनको मानते हैं, क्योंकि आपने ही कहा। नाम देखिए क्यों मानते थे बात, देखिए मैं तो खुद चाहता हूँ कि बात बिल्कुल जनता में जानी चाहिए। हाँ, क्योंकि आपने ही कहा था वीडियो के अंदर इम्तियाज मुखिया जो है बेस्ट लीडर है अब तक देवराज के, मतलब तेलपुर पंचायत। हाँ कहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, साबुद्दीन जी का तो नाम आपने सुना हो, सिवान के जो सांसद रहे। हाँ सुना है ना आपने? हाँ, वो भी शायद 15 या 20 साल सांसद रहे। हाँ सांसद रहे हो। वो जेल से निकलते ही बोले थे कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं। उस टाइम मुसलमान काफी नाराज हो गया था, है कि नहीं? तो वैसे ही है, सिचुएशन के हिसाब से अगर कंपैरिजन कीजिएगा इससे में कौन बढ़िया है, तो जाहिर से कोई ना कोई तो बढ़िया होगा। लेकिन ऐसे पूछिएगा सेब बढ़िया है तो मैं कहूँगा सेब बढ़िया नहीं है। समझ आई बात? और अब तक में उनको आप अच्छा मानते? हाँ एकदम, नो डाउट। हाँ ऐसे, लेकिन ये कहिए कि लीडर कौन अच्छा है, तो यहाँ कोई लीडर पैदा नहीं होगा। चलिए, ओवरऑल हमारा आज का जो है मतलब कि सेशन तो लगभग खत्म हो गया। लास्ट मैसेज आप ऑडियंस को क्या देना? मैं और लोगों को यही बताना चाहता हूँ, खास तौर से जो युवा है उनको यही बताना चाहता हूँ कि आपके पूर्वज क्या थे, क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, इस पे जो है विचार कीजिए। पुराने लोगों से गलती हुई उसको छोड़िए, उनकी अच्छाई को लीजिए और आगे बढ़िए। जी, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आज का जो आपने पूरा जो जर्नी है यहाँ तक का राजनीतिक का, चूंकि ये राजनीतिक का ही है चलाया था आज, क्योंकि आपके सामने जो बैठे हुए शख्स हैं ये राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बीच हमारे आते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। मुझे तो डर है कि यहाँ परेशानी मत घिर जाए आप हमको बुला के। नहीं ठीक है, नहीं बिल्कुल। देखिए मैं वो क्या बोलते हैं,
मैं वो कंट्रोवर्सी बोलते हैं ना, कंट्रोवर्सी हम पहले से भी फेस किए हुए कई बार। और हम कह रहे हैं कि देखिए, आपको मैंने इनवाइट किया, आप यहाँ पे आए, और कोई आना चाहते हैं हम उनको इनवाइट करेंगे, आप भी आइए, अपनी बात विचार को रखिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। और ये इससे समाज के अंदर कहीं ना कहीं एक विचार जो है अपना पहुंचता है वहां तक, एक माध्यम है, सोशल मीडिया एक माध्यम है। नहीं तो फिर इस देश के अंदर मीडिया का फिर क्या रोल रहा जाता। हम पहले के जमाने में बहुत बड़ी बड़ी खबर यहाँ तक नहीं सुन पाते थे, नहीं आ पाता था, देखिए हम बोले थे तभी ना आप उस बात को याद किए हुए। हाँ, तो वही चीज है कि हम, जैसे आप एक प्रतिनिधि थे, आप एक राजनीति से जुड़े हुए, आप यहाँ पे आए, और भी राजनीति में बहुत सारे यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, वो अपना अपना अपने लेवल के, अपने सोच और विचार के हिसाब से काम कर रहे हैं। वो भी अगर आना चाहते हैं, क्योंकि मैं, आप आना चाहते तो मैंने आपको इनवाइट किया, भी आना चाहते हैं मैं आपको भी बुलाऊंगा, आप भी अपना ओपिनियन, अपना विचार रखिए। हाँ, रखना चाहिए। समाज के अंदर सबको अपना अपना अधिकार है, अपना विचार तो रखना चाहिए, तो इससे कोई कंट्रोवर्सी बात नहीं होती है। और जो कंट्रोवर्सी करना भी चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग जो है इसको हैंडल कर सकते हैं, इतना तो है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि लोकतंत्र देश, और लोकतंत्र देश में फ्रीडम है, राइट टू स्पीच के लिए, कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। लोग तो यहाँ पे संविधान यही तो इजाजत दिया है, नाम ले लेकर के सारे चीज, ये जो वक्त बिल की लड़ाई हो रही है, क्या के लिए हो रही है? लोकतंत्र और संविधान में दिए हुए अधिकार की लड़ाई है, बड़ी बात नहीं है। और जो लोग समझदार होंगे इस पे खुद समझ जाएंगे कि नहीं, ये जो काम है वो सही काम है, आपको भी आना चाहिए। यहाँ पे हमारा नंबर भी है, हमारा कांटेक्ट नंबर भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे है, वहां से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। या गांव में रहता हूँ, चलता फिरता हूँ, बुला कर बोलिएगा, हमको भी मतलब जो है 1 घंटा अपना बात विचार को रखना है, तो हम आपको बिल्कुल इन्वाइट करेंगे, और आप यहाँ पे जरूर आप अपना बात रखिएगा। लेकिन आज मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, लास्ट को खत्म होने से पहले, कि आज का सेशन टोटली पॉलिटिकल था, क्योंकि ये पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो है आप जो काम कर रहे हैं उसको, काम को और अच्छा से करिए और आगे लेकर जाइए। जनता यहाँ की आपको जो है सुनी है, जनता आपको सहयोग करेगी, क्योंकि आप जो भी करिएगा जनता के सहयोग से ही करिएगा। तो ओवरऑल ये मैसेज को जो है हम पहुंचा, तो मैं जनता को तो यही कह रहा हूँ कि आप मुझे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं करिए, मैं 100% देने के लिए तैयार हूँ। बस यही कहूँगा। लास्ट में आपके लिए शेर यही है, मैं बोल देना चाहता हूँ कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है। ये राही साहब की तरफ में बोल देता हूँ कि अभी मत पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा है, न मानेंगे हार कभी जिंदगी में, ये किसी और से नहीं खुद से वादा है। वादा है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।